सर्टेन लैंग्वेज में जिसके अंदर में जो विंटर है, रिकॉर्डिंग से पहले मैं बता देता हूं, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिसके अंदर में ये जो आंसर है इसका आंसर है ब्रदर। अगर कोई डाउट है तो आप बताइएगा। ये मैं आपको कल ही बता चुका हूं। और ये क्वेश्चन दिया था आपके पास, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। 720 इसका आंसर। ठीक है, चलिए हम आगे का आज टॉपिक करते हैं। उससे पहले एक ये है, रीजनिंग का है, क्वेश्चन आया हुआ है आपके पंजाब के अंदर ही क्वेश्चन आया हुआ है, उसका बताइए। अगर विंटर को अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो बताइए समर को हम कैसे लिखेंगे। बहुत इजी है अगर आप देखेंगे तो। अब देख पा रहे होगे, WX, I के बाद आ गया K, बीच में एक छूट गया, N के बाद आ गया Q, दो छूट गए, T के बाद आ गया X, फिर तीन छूट गया, E के बाद J आ गया, पांच छूट गए, उसके बाद R के बाद X आ गया, वो हो गया। सेम पैटर्न में अगर जब हम इसको करेंगे तो S के बाद आएगा T, U के बाद आएगा हमारा W, और फिर आगे आगे हम जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे तो ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अब ये क्वेश्चन आप सबके आता है, सीटिंग पैटर्न के हिसाब से आता है। और रिस्पांस दीजिए, रिस्पांस नहीं देंगे तो ऐसे कोई क्वेश्चन करवाने का फायदा नहीं रहेगा। लास्ट दो क्लासेस बची हैं आपकी क्वांट की, उसके बाद वैसे भी पंजाब और थोड़ा सा जनरल स्टडीज का बचेगा, 2 दिन का है। अगर रिस्पांस नहीं दोगे तो फिर होना भी नहीं। इसमें ये कह रहे हैं कि 10 लोग बैठे हुए हैं, सबके सब नॉर्थ को फेस कर। अब इसमें नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग का जो मेन जो मुद्दा है वो ये है, कल जब मैंने आपसे ये बताया था कि अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट जब हमने ये डायरेक्शंस के हिसाब से जब हम देख रहे थे, जब कोई नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो हमें सिर्फ ये फायदा हो जाएगा कि उसका जो राइट होगा, ईस्ट की तरफ उसका राइट होगा और वेस्ट की तरफ उसका लेफ्ट होगा। हमें इस हिसाब से अगर वो साउथ की तरफ डायरेक्शन कर रहा है तो वेस्ट की तरफ राइट होगा और ईस्ट की तरफ नॉर्थ लेफ्ट होगा। ठीक है, इस हिसाब से ही जो है नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग जो होता है वो करना पड़ता है। अब इसके अंदर में कहा है कि 10 लोग हैं ए से लेकर जे तक। ठीक है, अब उन्होंने ये पैटर्न बताया है, इस पैटर्न के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस कर। अब ये क्वेश्चंस आपके आते हैं, इस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब को देखते हुए हमें एक पैटर्न बना के रखना पड़ेगा। अब पैटर्न में क्या है, ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, अगर मान लीजिए बी यहां बैठा हुआ है तो उससे वही फॉलो करेंगे, इस साइड में लेफ्ट है तो थर्ड बैठा होगा, मतलब यहां पर ए होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे को पता लगी। अब उसके बाद सेकंड क्या है, सी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, सेकंड, तो ये भी हमें पता लग गया है। वहीं हम आगे देख रहे हैं कि जो डी है वो एक्सट्रीम्स पे है। अगर हम 10 लोगों की ऐसे एक बनाएंगे तो एक इस साइड एक्सट्रीम आएगी, किस साइड एक्सट्रीम आएगी, तो वो है तो एक्सट्रीम पे, ये बात है, हम इसको अभी तक यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं एक्सट्रीम कहां है, बी कौन से बीच में आ रहा है, क्या हो रहा है, वो तो हमें पता ही नहीं है अभी तक। वहीं तीसरा क्या कह रहे हैं, ई और एफ जो है, ई है इमीडिएट राइट है एफ, अगर हम यहां पर एफ लिखेंगे तो ई उसके बगल में आएगा। ये एक कंडीशन है, एक कंडीशन ये है हमारे पास, एक कंडीशन ये है हमारे पास दूसरी, और जो तीसरी कंडीशन वो ये आ चुकी है कि डी एक्सट्रीम पे, या तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा या एक्सट्रीम राइट पे। वहीं उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जी इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ डी। अगर आप मान लीजिए वो बिल्कुल इस साइड के एक्सट्रीम पे है तो इसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं, तो उसके राइट में तो कोई बैठ ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये है ना, तो जो डी है वो हमारे लेफ्ट हैंड की एक्सट्रीम पे ही होगा, तभी तो जाके उसके राइट में कोई बैठेंगे। तो मतलब हमारा एक एंड जो है वो हमारा सिक्योर हो चुका है, जो डी है वो यहां पर आएगा। उसके बाद क्या है, फिफ्थ पोजीशन जो है, ये डी की पोजीशन फिक्स हो चुकी है, 1 2 3 4, और उसके बाद आ गया हमारा जी। ठीक है,
H इज सिटिंग फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब हमें लेफ्ट हैंड का पता ही नहीं है कि लेफ्ट हैंड में क्या होगा, तो फोर्थ पोजीशन कुछ भी होगी, जो भी इस साइड का लेफ्ट हैंड होगा, जैसे अभी मान ही लेते हैं 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 हो गए। अब क्या कहा है, एच है वो फोर्थ पोजीशन पे होगा, 1 2 3 और 4, एच ये आ गया। उसके बाद ये कहा है कि जो आई है वो सिटिंग बिटवीन बी एंड जे, बी और कोई जे होगा उस दोनों के बीच में है, जे इस साइड है या उस साइड है अभी पता नहीं है, लेकिन ये बात पक्की पता है कि जो आई है वो या तो इस तरह से है या इस तरह से, ये दोनों हमारे पास एक सिचुएशन आ गई। जे इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ए, एक और बात आ गई है कि जे है वो एडजेसेंट टू ए नहीं बैठा हुआ है, तो अगर हम देख रहे हैं ई और एफ भी आना चाहिए और बी भी आना चाहिए। अगर हम बी को यहां रख रहे हैं, यहां हमने बी को रखा, बी सी ए, एक तरह से तो ये रख सकते हैं, वहीं हम क्या रख सकते हैं, डी था 1 2 3 4, ये आ गया जी एच, ठीक है, या तो इस तरह से रख सकते हैं या रख सकते हैं इस तरह से, बी आएगा फिर उसके बाद आएगा सी, फिर लेकिन अगर ए यहां पर आ रहा है तो होगा ही नहीं, जो ऊपर वाली है वही सिचुएशन हमारी बनेगी, वो और कोई सिचुएशन बन नहीं पा रही। अब इस सिचुएशन के अंदर हमें फिट करना है कौन कौन सा क्या फिट बैठेगा। अब देखिए इसके अंदर में क्या कहा कि बी ई और एफ एक साथ बैठेंगे, ठीक है। एक और बात कही है कि जो आई है वो बी और जे के बीच में, तो हम यहां भी जे नहीं आएगा क्योंकि एडजेसेंट नहीं बताया, तो अब जे कहां आ सकता है, साथ साथ में है तो या तो यहां पे हो सकता है, तो यहां हो गया जे, यहां हो गया आई, और उसके बाद हमारा आखिरी क्या बचा, यार इसका मैंने बना रखा है, आपको बाद में बताता हूँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो आज प्रॉफिट एंड लॉस को करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, ठीक है। और लॉस कभी किसी चीज में कब होता है, लॉस तब होता है जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो। अगर कोई चीज किसी ने सस्ती खरीदी है तो महंगी नहीं बिकेगी, अगर महंगी खरीदी है तो उसका प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, वरना हानि हो रही है। ये जो है ये बेसिक प्रिंसिपल है प्रॉफिट एंड लॉस का। उसके बाद एक और चीज होती है कि हमें प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी पड़ती है। अगर हम प्रॉफिट की परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट की परसेंटेज हम कैसे निकाल लेंगे कि जो प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय सीपी के ऊपर निकलता है, क्योंकि हमेशा जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं जिससे जिस पे आ रहा है वो करते हैं हम, मतलब जो हमारी प्रीवियस वैल्यू होती है उसके ऊपर हम प्रॉफिट निकालते हैं। जब भी परसेंटेज में अगर हम मान लीजिए 2004 से लेके 5 तक का अगर को हम डाटा लेंगे और परसेंटेज निकालनी है तो हम बेस ईयर को लेके चलते हैं, इसी तरह से जो कॉस्ट प्राइस सीपी लेंगे वो हम बेस ईयर से लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब इसके अंदर में एक चीज कही है इसने कि 100 आर्टिकल हैं जिसमें 25 आर्टिकल सोल्ड की है 25% प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। अब जो बचे हुए हैं वो 25% लॉस पे किए।
अब आप ये बताइए कि टोटल में लॉस हुआ कि प्रॉफिट। अब इस बात को देखिए कि अगर 100 आइटम थे टोटल, तो 25 बेचे उसने 25% के प्रॉफिट के ऊपर, और बचे हुए 75 बेचे उसने 25% के लॉस के ऊपर। ठीक है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। अब मान लीजिए 1 ही रुपए का आइटम था, अब 1 रुपए के आइटम को कितना उसने बेचा, एक फॉर्मूला और ध्यान रखिएगा कि अगर हम एसपी बाय सीपी की अगर हम रेशियो निकालते हैं तो उसकी वैल्यू होती है, अगर हम नीचे अगर 100 मान रहे हैं तो 100 प्लस में जो प्रॉफिट होगा वो हमारी सीपी और एसपी की एक रेशियो आएगी। इसी के साथ एक चीज का और ध्यान रखिएगा, एक मार्क प्राइस होता है, एक होता है डिस्काउंट। मार्क प्राइस क्या होता है, जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उसकी हम कुछ वैल्यू बढ़ा के रखते हैं, और जो बढ़ाते हैं उसके बाद जो वैल्यू होती है वो होती है मार्क प्राइस की। और एक होता है डिस्काउंट, मार्क प्राइस के अंदर हम डिस्काउंट देते हैं और उसके बाद कोई चीज हमारे को मिलती है। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस की एक नॉर्मल सी एक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, रेशियो है मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस बाय, ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। प्लस माइनस इसलिए लिखा है कि अगर लॉस होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, और जहां प्लस है वहां पे प्रॉफिट हो जाएगा, और डी हमेशा माइनस में ही होगा क्योंकि डिस्काउंट हमेशा घटता ही है। ये एक आपके पास आपके लिए वो होगी। अब हमने इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हमें पता लग चुका है 25 जो आइटम है वो उसने प्रॉफिट में बेचे 25%, तो इसका हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। जब हमने 100 आर्टिकल में हर एक की अगर हम 1 रुपए मान रहे हैं तो टोटल कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास आ ही चुकी है 100 रुपए। ठीक है, तो 25 आइटम की जो कॉस्ट प्राइस है वो 25 है, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे 125/100 इंटू में 25। 125/100 कैसे आया, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस की जो रेशियो थी वो हमारे पास आ चुकी, 25% का प्रॉफिट हुआ 100 प्लस में 25, और 25 इसकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, तो सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा इसके अंदर ठीक है। सॉरी, 125/4 हमारी पहली आ चुकी है। वहीं अब जब दूसरे की निकाल लेंगे तो दूसरे के अंदर क्या है, 75 है उसकी कॉस्ट प्राइस, वहां पर हुआ लॉस, यानी कि 75/100 3/4, ये हो गया कितना, ठीक है। पहले वाला कितना कॉस्ट सेलिंग प्राइस हुई थी हमारी, ऐड करते हैं, तो हमारी जो नेट सेलिंग आई वो आई 87.5। अगर हमें सेलिंग प्राइस आ रही है 87.5 और हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो है हमारा 100, तो नेट प्रॉफिट या लॉस कैसे होगा, लॉस ही होगा। और लॉस क्यों हो रहा है, 100 में से माइनस 87.5 करेंगे तो हमारे को 12.5% का लॉस आ रहा है। सीधा आंसर निकल रहा है, कोई इसके अंदर डाउट है तो बताओ। है डाउट, बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फिर। इसमें क्या बताया गया है कि दो पर्सन की मंथली इनकम दे रखी है और उनकी रेशियो दे रखी है 4/5, वहीं उनकी एक्सपेंडिचर की रेशियो दे रखी है 7/9, और दोनों के दोनों ही सेव करते हैं 50 रुपए। तो बताओ उनकी मंथली
इनकम क्या होगी। अगर हम एक्स और वाई उनको मान लेते हैं तो उनकी जो इनकम है, दो पर्सन है ए और बी, उनकी इनकम के बारे में जब हम रेशियो ले रहे हैं तो वो है 4/5। तो मतलब अगर हम एक पर्टिकुलर इंटीजर x से मल्टीप्लाई कर दें तो 4x जो है वो a की इनकम है, और जो 5x है वो है b की इनकम, क्योंकि सेम रेशियो में है। वहीं जब इनके एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो उनकी रेशियो दे रखी है a का एक्सपेंडिचर, b का एक्सपेंडिचर, वो है 7/9 की रेशियो में। अगर हम उसके अंदर में एक कांस्टेंट है y उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो AE इज इक्वल टू 7/, और BE इज इक्वल टू 9/। ठीक है, अब हमें पता चल चुकी है इनकम इतनी इतनी है, एक्सपेंडिचर ये है, और सेविंग कर रहे हैं 50 रुपए, मतलब 4x माइनस 7y 50 रुपए है। वहीं 5x माइनस 9y वो भी 50 रुपए। इन दोनों वैल्यूज को अगर हम ऐड, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन को जो ऊपर वाली है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली को कर देते हैं 7 से, उससे हमारा जो y वाला पोर्शन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस कर देते हैं तो हम क्या करेंगे, 36x माइनस 63y इज इक्वल टू 450, और 35x माइनस 63y इज इक्वल टू 350। माइनस माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, x इज इक्वल टू 100। तो हमारी इनकम क्या आई, एक की आई इनकम 400 और एक अगले की इनकम आई 500। अब आप इसके अंदर में क्वेश्चन पढ़िए, देखिए इसका क्या आंसर होता है, जिसके अंदर में ये बताया गया है सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल है 960, कॉस्ट प्राइस दूसरे आर्टिकल का है 960, हमें एक का सेलिंग प्राइस दे रखा है, एक का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, और जो एक है, जो पहली वाली जो सेलिंग प्राइस, और जो पहले वाली जिसका 960 सेलिंग प्राइस है वो 20% के प्रॉफिट पे बेची है, और दूसरी वाली 20% लॉस पे बेची है। तो बताओ नेट टोटल लॉस कितने रुपए का हो रहा है, बताओ इसको, 1 मिनट है, आप करके देखिए। किया किसी ने, देखिए क्या हो रहा है। जो पहला केस है जिसके अंदर में हमें सेलिंग प्राइस बता रखा है कितना, 960, और जो प्रॉफिट है उसकी परसेंटेज बता रखी है हमारे को 20%। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना, एसपी बाय सीपी की जो रेशियो होगी वो होगी 120/100, 6/5। यहां हमारे को जो एसपी है वो पता है, तो हम यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। एसपी हमारे को दे रखा है 960 बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, तो यहां से जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो आ जाएगा 960 इंटू 5/6, 800 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पहले केस के अंदर। ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया है हमारा 800 रुपए। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरा केस लेते हैं, दूसरे केस में क्या दे रखा है
कि हमें 20% का लॉस हो रहा है। तो अगर हम उसकी रेशियो निकालते हैं तो एसपी बाय सीपी जो है वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है उसको में 960 है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अब इसको और 800 को जोड़ देते हैं। नहीं नहीं नहीं, 800 और 960 को जोड़ेंगे। अब हमारे पास इसका कॉस्ट प्राइस आ गया है 800 रुपए, और इसका सेलिंग प्राइस आ गया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, लॉस निकालने के लिए टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब माइनस टोटल सेलिंग प्राइस करेंगे। इन दोनों का ही जो डिफरेंस आ रहा है वो लगभग हमारा आ रहा है 34 रुपए का, क्योंकि 960 से 960 तो कट ही जाएगा। जो इन दोनों का डिफरेंस है वही हो रहा है, और सेलिंग कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो उतना ही लॉस आएगा हमारा, वो आ गया। ये रहा 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इसी तरह से है, बस उसमें परसेंटेज निकालनी है, जैसे अभी इसमें निकाली थी वैसे ही परसेंटेज निकालनी है, करके बताइए। किया किसी ने, तो मैसेज आएगा। कर रहे हैं सर। क्या कह रहे हो, कर रहे हैं कितना है, सर। कितना है, ए ऑप्शन बी ऑप्शन, क्या ऑप्शन आ रहा है, या कोई प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है। बताइए, ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है, बोलिए। ये मैसेज आएगा कोई। कर रहे हैं सर, बता रहे हैं अभी। चलो कोई बात नहीं, करो, बताइए, रुको।
बताइए, क्या है कि क्वेश्चन के अंदर ले लेंगे सारा टाइम? क्या आ रहा है आंसर? ए आ रहा है, बी आ रहा है, क्या कोई प्रॉफिट लॉस हो ही नहीं रहा है? बोलिए। क्या हो रहा है? सेलिंग प्राइस बता रखा है पहले आर्टिकल का 470, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या दे रखा है? इसके अंदर में लॉस हुआ है 20% का, मतलब 80/100, ये कितना है? 470। ठीक है, ठीक है, यही आ रहा है। या फिर ये सीधा सीधा लिख लो ना, 470 इंटू 5/4, ये आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वहीं दूसरा केस क्या हो रहा है? दूसरे केस के अंदर क्या है? दूसरे केस के अंदर हमारा सेकंड आर्टिकल जो है वो प्रॉफिट में बेचा है, उसका दे रखा है हमारे 470, जो दे रखी है वो दे रखी है कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस दे रखी है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगी इसकी? ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना है। जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वही तो आ जाएगी टोटली, लेकिन इसके अंदर में परसेंटेज है, तो परसेंटेज जब निकाल रहे हो तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगी, इसको भी काट ही लेते हैं। ये आपकी आई है टोटल कॉस्ट प्राइस, डिफरेंस आप दोनों का आ चुका है, इसकी परसेंटेज निकालोगे, आंसर आएगा 2.2% का लॉस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, पूरा टाइम इसी में लगा दोगे तो फिर अगले क्वेश्चन कैसे हो? अब इसके अंदर में क्या दे रखी है कि सेलिंग प्राइस है 8% मोर पे किया। अब जो ये मोर है, ये मोर क्या है? ये मार्क्ड प्राइस किया है, मतलब जो अगर मान लीजिए सेलिंग प्राइस अगर उसने 100 रुपए का रखा था, उसका 8% अगर बढ़ा दिया है, तो अब वो 108 रुपए का हो गया है। अब 108 रुपए का बेच रहा है वो, उसने ऊपर जो मार्किंग करते हैं ना, जो लिखते हैं हम आमतौर पे, जो उसमें नॉर्मल लोकल शॉप्स में जिसमें पर्चियों पे लिखा होता है कि ये इतना नंबर है, ये इतना प्राइस लिखा हुआ, वही प्राइस है। उसने मार्क कर दिया, 8% बढ़ा दिया है, और उसके बाद फिर डिस्काउंट दे दिया 10% का। तो अब ये बताओ कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशियो क्या होगी? इसका तो डायरेक्ट वो बता रखा है मैंने आपको फॉर्मूला, अभी बताई थी मैंने आपको। और कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, सेम ही फॉर्मूला, और निकलता भी नॉर्मली है। इसके अंदर में डालेंगे हम प्रॉफिट कितना है, 8% का प्रॉफिट हो रहा है।
और 10% डिस्काउंट दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस टू मास प्राइस कर रखी है, इसकी उल्टी पूछी हुई है। सीपी बाय एमपी है तो वो क्या हो जाएगी 5/6, एमपी बाय सीपी है वो है 6/5। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? बताइए, कुछ बोलेंगे नहीं तो आंसर नहीं पता लगेगा फिर मैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर कल आपकी वैसे भी क्लास खत्म होने वाली, फिर आप बताइए, आप करते रहिए। ठीक है, एक पर्सन ने बाय किए 25 kg राइस जिसका रेट है 600 रुपए। वहीं उसने क्या किया, सेल किया लॉस पे, और इक्वल किसके है, 5 kg राइस का जो सेलिंग प्राइस है उसी के इक्वल है। तो बताओ कि उसको लॉस कितने परसेंटेज का हो रहा है। अगर आप नॉर्मली देख रहे हैं, इसने क्या कहा है कि जो लॉस है वो लॉस कितना है, 5 kg राइस के सेलिंग प्राइस के इक्वल लॉस हुआ है। ठीक है, तो हम सेलिंग प्राइस भी मान सकते हैं ना। सेलिंग प्राइस क्या है, 25 kg राइस का जो सेलिंग प्राइस था वो था हमारा 25 SP। इसको हम लिख सकते हैं ना 5 SP, और ये हो गया हमारा 25 SP। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, इसी तरह से 25 CP। ठीक है, अब लॉस का कैसे निकालते हैं, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस कितना दे रखा है 5 SP, 5 SP इज इक्वल टू 25 CP माइनस में 25 SP। 25 CP इज इक्वल टू 30 SP। SP/CP हमारे पास आ गई 25/30। जब हमारे पास ये आ चुकी है और इससे हमें ये पता लग रहा है कि कितना लॉस हो रहा है, ये आ गई 5, ये आ गई 6, मतलब हमें 1 का लॉस हो रहा है, तो लॉस की परसेंटेज कितनी आ जाएगी 100/6, यानी कि किसी को कोई डाउट है? कोई तो हाँ ना तो कुछ तो बोलो। एक क्वेश्चन दिया है जिसमें डिस्काउंट दिया है 25%। ठीक है, और प्रॉफिट हो रहा है 41%। अगर डिस्काउंट 26% होगा तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये बताना है। ठीक है, बताओ जल्दी। देखिए, अभी आपको मैंने ये बताई थी, ठीक है, उसी को अगर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, नया क्या हो जाएगा, नए में क्या केस में क्या आ रहा है, तो -26 हो रहा है, यानी कि 74 हो जा रहा है, और ऊपर क्या हो जाएगा 100 प्लस में प्रॉफिट। ये दोनों सेम ही है,
दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 141 बाय 75 इज इक्वल टू 100 प्लस पी बाय 74। आप अगर इसके अंदर में देखेंगे और सिर्फ इस क्वेश्चन से ही पता लग रहा है डिस्काउंट 1% घटा है। अगर डिस्काउंट ज्यादा देगा तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि जो मार्क प्राइस जितना ज्यादा कर रखा था उससे कम किया है, और 1% बढ़ाया है तो बहुत थोड़ा सा कम होगा। इसको सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा 39.12, जो 41 के सबसे क्लोज है। इसके अलावा जितने भी आंसर है वो होने के कोई चांस नहीं है, और इसी इक्वेशन से आपका ये आंसर आ जाएगा। हो गया, आगे चले। तो मैसेज आ रहा है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राइस ट्रेडर है, 22 क्विंटल राइस बेच रहा है 3344 की। 24% जो है वो राइस का लॉस हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में। अब वो कितने परसेंट के कितने रेट पे बेचे कि उसे 30% का प्रॉफिट हो जाए? पर क्विंटल के हिसाब से पूछा है, तो पर क्विंटल के हिसाब से क्या रेट होना चाहिए? अभी जो ये रेट दे रखा है ये 22 क्विंटल का है, और 24% का ट्रांसपोर्टेशन लॉस भी होगा। अच्छा क्वेश्चन, देखिए एक बार करके देखिए। सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं कोई? चलो देखो, ₹152 क्विंटल उनका है, वो उनका कॉस्ट प्राइस आ रहा है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन में लॉस हो कुछ भी हो क्या होगा? उनका जो कॉस्ट है वो तो आ ही चुका है, लॉस हुआ, वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर लॉस हो रहा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो वही रह जाएगी। अब इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्या कर रहे हैं वो 30% उसको मुनाफा चाहिए। क्या होता है वो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस, ये हो गया 130 बाय 100। सेलिंग प्राइस निकालना है, इसको निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बनाएगी 197.6 पर क्विंटल जो है उस रेट पे बेचेंगे, क्योंकि लॉस हुआ है वो आप रिकवर करेंगे कब हो रहा है, लेकिन जो मेन जो चीज है आपका जो कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है वो तो यही पड़ रहा है ना। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछिए। अब एक ट्रेडर ने क्या किया, 9 क्विंटल उसके पास वीट है, उसने एक बेचा, थोड़ा सा हिस्सा बेचा 10% के प्रॉफिट पे, बाकी बेचा 20% के प्रॉफिट, और जो टोटल आया उसके आया 14% का प्रॉफिट। तो अब ये बताओ कि 20% के प्रॉफिट पे उसने कितना बेचा? मैंने आपको एक तरीका बताया था एलिगेशन का, जिसके अंदर में हम मिक्सचर्स को देख रहे थे, और उसके मिक्सचर में क्या ले रहे थे कि यहां भी तो वीट ही है और मिक्सचर ही तो है, वीट 1 ये है वीट 2। प्रॉफिट कितना है इसके अंदर? इसके अंदर है 10% का प्रॉफिट, यहां है 20% का प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आया 14, 6, 4, मतलब इन दोनों की रेशियो क्या आ गई? 3:2। अब क्या करना है, जो 20% वाला प्रॉफिट है वो है हमारा 2 मतलब कि 2/5 इंटू में 9 करेंगे, और ये 9 क्विंटल है तो इसको 900 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 900/2 इंटू 3/5, 360 क्विंटल वो होगा हमारा, जो उसने बेचा 360 केजी जो है था हमारा 3.6 क्विंटल, वो आएगा हमारा जो 20% प्रॉफिट में गया।
अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर में देखिए वही सेम टाइप है। एक मर्चेंट ने डिस्काउंट दिया है 10% का, जो उसका लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस सेम होता है और उसने लॉस किया 25% का। अगर उसे प्रॉफिट लेना है और वो मान लीजिए डिस्काउंट दे रहा है 20%, तो बताइए उसे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन बनेगी, इससे एमपी बाई सीपी आएगी। वहीं हम दूसरी इक्वेशन में भी बना रहे हैं, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 20% का, प्लस ही मान लीजिए, अगर नेगेटिव आएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा वरना लॉस आ जाएगा। ठीक है, यहां से क्या आ रहा है, पांच और छह, इसी को हम 5 और 6 यहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है, 5 इंटू सॉरी ना, ठीक है, इस पूरे को सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और आंसर है हमारा 25 था, 20% का लॉस, लॉस होगा हमारा 33.33% का लॉस हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है? आप बोलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। सेम टाइप का भी ट्रेडर है, प्रॉफिट है 33% का, पार्ट में प्रॉफिट आया 23% का, नेट आ रहा है 27% का। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, इसका आंसर दीजिएगा और अगर कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। अब क्या हो रहा है इसके अंदर में, एक चीज है जिसमें डिस्काउंट दिया है बफे के अंदर 20% का और जो प्रॉफिट है वो है 45%। तो अगर डिस्काउंट 15% दे रहे हैं तो प्रॉफिट कितना होगा, ये क्वेश्चन मैं इतने सारे आपको करवा चुका हूं। सेम तरीका है, हमें क्या पे इक्वेट करनी पड़ेगी, 100 प्लस 42 बाय 80 इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 85। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये टोटल आएगा 150.875। वहां से 100 माइनस हो जाएगा तो नेट आएगा हमारा प्रॉफिट 50.875। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, ये आप करके देखिए। इसके अंदर में क्या है, शॉपकीपर ने रेफ्रिजरेटर खरीदा एक 72,000 रुपए का, उसको बेचा 20% के प्रॉफिट में, और जो दूसरा जो है बेचा है वो बेचा 5700 रुपए में, उस पर लॉस हुआ 5। इसके अंदर में दोनों के दोनों हमारे को सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, कॉस्ट प्राइस निकालना है।
कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारे को नेट प्रॉफिट या लॉस है वो हमारा निकल आएगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। इस क्वेश्चन में एक क्या बात कही गई है, एक वेंडिंग मशीन है जिसके अंदर में प्रॉफिट है वो 20% का। अगर उसके अंदर अगर ऐसा होता है कि अगर उसने 10% ज्यादा में खरीदा और 700 रुपए ज्यादा में बेच दिया तो उसे जो प्रॉफिट होगा वो 25% मिलेगा। तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर वो 100 रुपए में खरीदता जो पहली स्टेटमेंट थी तो वो 120 रुपए में उसको बेच देता। ठीक है, अब उसने 10% ज्यादा में बेचा खरीदा तो मतलब उसका कॉस्ट प्राइस जो नया है CP1 जो हो गया, CP2 10% ज्यादा बढ़ना है तो 110 हो गया। अब उसने क्या किया, उसने 25% के प्रॉफिट में बेचा तो ठीक है, तो उसने 25% के प्रॉफिट में बेचा तो ये कितना फर्क हुआ, 137 रुपए का फर्क हो गया। अब उसने क्या कहा था कि जब वो 20% जब प्रॉफिट आ रहा था और जब 25% प्रॉफिट आ रहा था उन दोनों में जो डिफरेंस है वो 700 रुपए का है। यहां अगर हम देख रहे हैं तो वो जो प्रॉफिट है वो 17.5 रुपए का है। मानते हैं इस बात को, इन दोनों के अंदर जो फर्क आ रहा है वो 17.5 रुपए का आ रहा है। मतलब अगर जब 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस था तो जो डिफरेंस था वो 17.5 रुपए का, सॉरी हाँ उल्टा होगा, 17.5 रुपए का जब डिफरेंस था तो कॉस्ट प्राइस था हमारा 100। एक का डिफरेंस होगा तो ये होगा 17.5 और 700 का डिफरेंस है तो कितना हो जाएगा ये हमें फाइनली निकालना है। और इसके लिए क्या करेंगे, 4,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, बोलिए कुछ, या आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही, चलो कोई तो रिस्पॉन्स दीजिए कुछ आज। एक नॉर्मल रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको नॉर्मल इंग्लिश देखनी है जिसके अंदर में लिखा हुआ है चेन्नई इज मच लार्जर, पॉपुलेशन है जो चेन्नई की मच लार्जर देन बेंगलोर है, मतलब कि चेन्नई, वही मुंबई की ग्रेटर पॉपुलेशन है दिल्ली से। उसके बाद क्या कहा है, चेन्नई के अंदर मोर इन है कितने, दिल्ली से, चेन्नई से ज्यादा दिल्ली में है। अभी बताओ इनमें से कौन सी ठीक होगी कौन सी नहीं होगी। इसके अंदर में पहला कह रहा है दिल्ली के अंदर थोड़े लोग हैं बेंगलोर से, पहली बात ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है बेंगलोर और दिल्ली के अंदर सेम नंबर है। उसके बाद कह रहा है चेन्नई हैज सेम नंबर एज इनहेबिटेंट्स एज मुंबई और मुंबई हैज मोर इनहेबिटेंट्स देन बेंगलोर। इसके अंदर में कौन सी होगी, कौन सी है जो लॉजिकली करेक्ट नहीं है, एक्सेप्ट है। अगर आप नॉर्मली देखेंगे मच लार्जर, ग्रेटर पॉपुलेशन, मोर इनहिबिटेंट, अगर आप देखें नॉर्मल इंग्लिश लिख रखी है और उसी के अंदर में यहां क्या कहा है, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि दिल्ली की पॉपुलेशन बेंगलोर से कम है। इसीलिए जो पहली है वो गलत हो सकती है, उसके बाद की सारी हो सकती है क्योंकि इक्वल हो सकते हैं। कम का तो कहीं कोई बात ही नहीं हुई है, यहाँ इक्वल हो सकते हैं, चेन्नई के भी इक्वल हो सकते हैं, मुंबई के अंदर तो वैसे भी ज्यादा ही है, तो इसलिए जो पहला है वो आंसर होगा। कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। उसके बाद क्या है, एक शॉपकीपर ने क्या किया है, रेफ्रिजरेटर उसने सेल किया 27,500 का, ठीक है, और 10% प्रॉफिट में बेचा है। और जो उसका
शॉपकीपर ने जो प्रॉफिट किया उसने उसके अलावा एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन भी बेची, जो उनका जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर के बराबर है। मतलब इसने क्या कहा, 2700 में जो एसपी है एक रेफ्रिजरेटर का और जो सीपी होगा रेफ्रिजरेटर का, वो क्या होगी, वो इक्वल अमाउंट होगी जो प्रॉफिट मिलेगा सेलिंग से एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन कंबाइंड। तो यहां से हम निकाल लेंगे क्या है, 110/100 इज इक्वल टू 27,500। 25, ठीक है। तो हमारी जो 25,000 है वो आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस इसकी, ठीक है। वहीं अब जब हम उसके बाद देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस जो वॉशिंग मशीन की दे रखी है वो है 125,000, ये दे रखी है उसकी सेलिंग प्राइस, तो उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। और कॉस्ट प्राइस कैसे निकल जाएगी, 1,00,000 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस थी। इसके अंदर में थोड़ी सी वो गड़बड़ हुई है, 1,00,000 रुपए थी, 1,250 है, ये गलत टाइप हो रखा है। 1,00,000 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर में क्या है, कॉस्ट प्राइस किसी की कितनी मार्क की जाए कि सेल के बाद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाएं और जो नेट गेन है वो 20% का अभी भी आ जाए, तो कितनी मार्क्ड अप प्राइस होगी। इसके लिए मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। एक होता है कंसेप्ट जिसके अंदर है सक्सेसिव डिस्काउंट का। सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होता है, अगर मान लीजिए एक अगर 50% का डिस्काउंट है, दूसरा भी अगर मान लीजिए 50% का डिस्काउंट है, तो क्या वो फ्री में आएगी, चीज नहीं आती। तो उसमें क्या होता है, जब सक्सेसिव डिस्काउंट होता है तो -50 प्लस 50 इंटू 50/100 हो जाता है। अभी माइनस मैंने इसलिए लिखा है कि जो डिस्काउंट है वो हमेशा नेगेटिव में होता है। वैसे अगर आप उसको क्युमुलेटिव लेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे फिर नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो जो 100% का जो डिस्काउंट आना था वहां पर 25% का वो हो जाएगा, नेट जो डिस्काउंट है वो 75% आएगा। इसी तरह से क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर 2 डिस्काउंट दिए हैं। एक डिस्काउंट दिया है 20% का, एक डिस्काउंट दिया है 6.25% का। तो जो नेट डिस्काउंट है वो कितना हो गया, ठीक है, ये आपका नेट डिस्काउंट हो जाएगा। वहीं इसने क्या कहा है कि जो नेट गेन है वो हमारा 20% का प्रॉफिट है। तो मार्कअप कितना ज्यादा होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस कितनी ज्यादा मार्कअप होनी चाहिए। या तो आप सीधा ये लगा लीजिए, यहां से क्यूमुलेटिव डिस्काउंट आ जाएगा, आपका मार्कअप प्राइस आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। वहीं आप और क्या कर सकते हैं, या इससे आप प्रॉपर एक चैनल के थ्रू एसपी निकाल लो, सीपी निकालो, यहां से आपका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। डाउट है तो पूछ लेना। अब इसके अंदर में क्या है, अमित ने कैलकुलेटर को बाय किया 1800 पे, अमित को दिया 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए, 30 और 20 और 30% के। अब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। तो अमित को कितने में सेल हुआ, सेलिंग प्राइस निकालना है। अमित की क्या होगी, कितने परसेंट का, 20 प्लस में 30 माइनस होगा, नेट 44% का डिस्काउंट आया है। तो कितने परसेंट का मार्क प्राइस आएगा, जो अगर 1800 रुपए उसके ऊपर लिखा हुआ था वो 54% पे जाएगा, और जो आंसर है वो 960 रुपए, 960 रुपए में बिक जाएगा। चलो आज आप इंटरेस्ट भी ले रहे हो। एक टॉपिक बचा है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो हम करते हैं कल।
ठीक है, थैंक यू। चलो एक और वो क्वेश्चन बीच में रह गया था, छोड़ो उसको करते हैं। चलो ये क्वेश्चन कर रहे थे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, द 10 पीपल हैं ए बी सी डी, ठीक है। इसके अंदर मैं पहली सेंटेंस में क्या बोला, बी से, ये हो गया ए, सेकंड सी, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है। दूसरी इक्वेशन में क्या है, डी एक्सट्रीम एंड पे आना है, ठीक है। उसके बाद ई और एफ एक साथ होंगे, एफ ई जो है इमीडिएट राइट में होगा ऑफ एफ, ठीक है। उसके बाद क्या था, डी इज सिटिंग, जी सिटिंग फिफ्थ ऑफ राइट, अगर एक्सट्रीम इस साइड में है तो होगा नहीं, यहां पे होगा डी, 1 2 3 4, ये आ गया जी। अब क्या है, एच इज सिटिंग फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, 2 3, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बी और जे के बीच में एक आई आना है, और जे उसके पास नहीं होगा। अब अगर हम इसको पूरी तरह से देखते हैं, 4 का आना चाहिए, अगर बी यहां आ रहा है तो 4 होंगे ही नहीं, तो बी यहीं पर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ई और एफ, ठीक है। इससे आपका दो के दो हैं आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।